भारत आज एक देश है, लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत एक नाम नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों का बिखरा हुआ सपना था। हर तरफ राजा थे लेकिन कोई सम्राट नहीं। हर प्रांत अपनी शक्ति में डूबा हुआ और बाहर से आक्रमणकारी भारत की कमजोरी को पहचान चुके थे। यही वो समय था जब इतिहास के अंधेरे में एक नाम जन्म लेने वाला था, मगध, भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। लेकिन उसकी ताकत उसके लोगों के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन चुकी थी। धनानंद, एक ऐसा राजा जिसकी तिजोरियां भरी थीं, लेकिन जनता भूखी थी। कर, अत्याचार, अपमान, मगध की गलियों में डर राज करता था। इसी अत्याचार के साये में एक बालक बड़ा हो रहा था। न उसके पास सेना थी, न धन, न ही कोई राजमहल, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो किसी राजा में नहीं था, भूख, न्याय की और सत्ता को पलट देने की। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। उसी समय पश्चिम से एक तूफान भारत की ओर बढ़ रहा था। सिकंदर, जिसने आधी दुनिया को झुका दिया था, उसके कदम भारत की धरती तक पहुंच चुके थे। राजा कांप रहे थे, लेकिन यह आक्रमण एक विनाश के साथ एक अवसर भी लेकर आया। मगध के दरबार में एक विद्वान था, तीक्ष्ण बुद्धि, अग्नि समान क्रोध। उसका नाम आचार्य चाणक्य। लेकिन धनानंद ने उस विद्वान का सार्वजनिक अपमान कर दिया और उसी दिन एक प्रतिज्ञा ली गई, मगध का अंत। उसी अपमान के बाद चाणक्य की नजर पड़ी उसी बालक पर जिसकी आंखों में डर नहीं था, चंद्रगुप्त और चाणक्य। एक के पास शक्ति का स्वप्न, दूसरे के पास उसे सच करने की बुद्धि। यहीं से इतिहास ने करवट ली। चंद्रगुप्त कोई साधारण शिष्य नहीं था। चाणक्य ने उसे शास्त्र नहीं, शासन करना सिखाया। युद्ध की कला, राजनीति का छल और सबसे कठिन, धैर्य। दिनों नहीं, सालों तक एक बालक को सम्राट बनाया गया। धनानंद के पास विशाल सेना थी, लेकिन चंद्रगुप्त के पास कुछ और था, भूखे किसान, अपमानित सैनिक और टूटे हुए योद्धा। चाणक्य ने इन कमजोर दिखने वाले लोगों में एक शक्ति देखी। धीरे धीरे एक ऐसी सेना बनी जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन हर जगह मौजूद थी। चंद्रगुप्त तैयार था, लेकिन इतिहास इतनी आसानी से सम्राट नहीं बनाता। मगध पर पहला आक्रमण हुआ और वह असफल रहा। सेना टूटी, सपने बिखरे, लेकिन चाणक्य मुस्कुराया, क्योंकि हार भी एक शिक्षा होती है। उस हार के बाद चाणक्य ने एक कहानी सुनाई, गरम खिचड़ी की कहानी। सीधा वार नहीं, पहले किनारे। मगध की सीमाएं, उसकी नसें। अब युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाना था। अब हमला सीधे मगध पर नहीं हुआ। एक एक कर उसके सहयोगी राज्य टूटने लगे, कोई युद्ध से, कोई भय से और कोई धनानंद से नफरत के कारण। मगध अकेला होने लगा। सेना केवल तलवार नहीं होती, सेना होती है जनता। जहां धनानंद का नाम डर पैदा करता था, वहीं चंद्रगुप्त का नाम उम्मीद बन गया। पहली बार भारत ने किसी को अपना नेता माना। अब युद्ध दूर नहीं था। मगध की दीवारों के भीतर षड्यंत्र बढ़ने लगे। सेनापति संदेह में थे, दरबार भय से भरा था और धनानंद पहली बार अकेला महसूस कर रहा था। युद्ध से पहले की रात हमेशा सबसे भारी होती है। मगध की दीवारों के बाहर हजारों मशालें जल रही थीं। कोई सो नहीं रहा था। कुछ लोग कल इतिहास बनने वाले थे और कुछ इतिहास में दफन होने वाले। चंद्रगुप्त शांत था। यह शांति तूफान से पहले की थी। चाणक्य ने उस रात अंतिम बार समझाया, जीत से पहले अहंकार मत पालना। मगध केवल एक राज्य नहीं, यह एक व्यवस्था है। अगर व्यवस्था नहीं बदली तो राजा बदलने का कोई अर्थ नहीं। चंद्रगुप्त ने सिर झुका दिया। सूरज निकला और उसके साथ युद्ध। नगाड़े बजे, धूल उठी, हाथियों की दहाड़ आसमान चीरने लगी। यह केवल सेना बनाम सेना नहीं था, यह अन्याय बनाम परिवर्तन था। धनानंद की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन मन से नहीं। जहां आदेश डर से मिलते थे, वहां वार कमजोर थे। चंद्रगुप्त की सेना कम थी, लेकिन हर सैनिक जानता था वह क्यों लड़ रहा है, और यही अंतर निर्णायक बनने लगा। महल के भीतर कोई जय घोष नहीं था, केवल डर। धनानंद की तिजोरियां भरी थीं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। दरबार खाली हो चुका था। मगध अपने राजा को छोड़ चुका था। मगध की दीवारों पर अब नया ध्वज लहरा रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त खुश नहीं था, क्योंकि सत्ता पाना आसान होता है, उसे संभालना सबसे कठिन। आज युद्ध जीता गया था, लेकिन शासन अभी बाकी था। राजगद्दी मिली, लेकिन चुनौतियां और बढ़ीं। विद्रोह, भूख और सीमाओं पर नए शत्रु। अब चंद्रगुप्त योद्धा नहीं, शासक था, और हर निर्णय इतिहास लिखने वाला था। युद्ध जीतना एक क्षण होता है, लेकिन शासन करना हर दिन की परीक्षा।
चंद्रगुप्त ने राज्य को भावनाओं से नहीं नियमों से चलाना शुरू किया। कर व्यवस्था बदली, न्याय को दरबार से निकालकर जनता तक पहुंचाया गया। मगध अब केवल राजधानी नहीं प्रणाली बन चुका था। चाणक्य जानता था तलवार से पहले सूचना आती है। साधु, व्यापारी, कलाकार सब जासूस थे। कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। राज्य की आंखें हर जगह खुली थीं। मौर्य शासन केवल दयालु नहीं था, जो जनता के लिए खतरा था उसके लिए राज्य निर्दयी था। न्याय तेज था, सजा निश्चित, और यही कारण था कि अपराध राज्य से डरने लगा। सिकंदर जा चुका था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई आग अब भी जल रही थी। यूनानी सेनापति भारत की सीमाओं पर राज कर रहे थे। वे मगध को कमजोर समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था अब भारत बदल चुका है। सेल्यूक्स निकेटर, सिकंदर का उत्तराधिकारी, उसने भारत को फिर से झुकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सामने कोई टूटा हुआ राजा नहीं बल्कि एक सम्राट खड़ा था। दो शक्तियां, दो विचारधाराएं, टकराव तय था। युद्ध हुआ, लेकिन तलवारों से पहले शर्तों का। हाथियों ने यूनानी घोड़ों को रोका और अंत में सेल्यूकस ने संधि स्वीकार की। भारत ने भूमि नहीं खोई, बल्कि पहली बार विश्व को शर्तों पर झुकाया। अब सीमाएं फैलने लगीं, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। भारत पहली बार एक अखंड विचार बन रहा था। हर विजय सिर्फ भूमि नहीं, व्यवस्था जोड़ रही थी। साम्राज्य फैल चुका था, सीमाएं सुरक्षित थीं, शत्रु शांत थे। लेकिन चंद्रगुप्त के भीतर एक युद्ध अब भी चल रहा था। रातें लंबी हो गई थीं, सिंहासन भारी लगने लगा था। जिस सत्ता के लिए सब कुछ किया गया, वही सत्ता अब प्रश्न बन चुकी थी। हर युद्ध जीता गया था, लेकिन हर युद्ध कुछ छीन भी लेता है। हजारों मृत सैनिक, रोते परिवार, सूनी बस्तियां। चंद्रगुप्त ने पहली बार सोचा, क्या यही विजय है? चाणक्य ने सब देखा। वह जानता था सम्राट बनने से कठिन मानव बने रहना है, लेकिन चाणक्य का मार्ग राज्य के लिए था और चंद्रगुप्त का मन अब किसी और दिशा झुकने लगा था। उत्तर भारत में अकाल फैलने लगा। भूख किसी सम्राट को नहीं पहचानती। चंद्रगुप्त ने भंडार खुलवाए, लेकिन मन में प्रश्न रहा, क्या यह पर्याप्त है? शासन अब उसे बोझ लगने लगा था। इसी समय एक नाम चंद्रगुप्त के जीवन में आया, भद्रबाहु, जैन मुनि। वह सत्ता की नहीं, मुक्ति की बात करता था। पहली बार किसी ने सम्राट से कहा, सब कुछ जीतकर भी मन हार सकता है। एक ओर चाणक्य का अर्थशास्त्र, दूसरी ओर भद्रबाहु का वैराग्य। एक कहता था राज्य सर्वोपरि है, दूसरा कहता था आत्मा। चंद्रगुप्त इन दोनों के बीच टूटने लगा। निर्णय अचानक नहीं आते। धीरे धीरे सिंहासन दूर होने लगा। राज्य की जिम्मेदारियां बेटे की ओर बढ़ीं और चंद्रगुप्त अपने भीतर एक नई यात्रा तैयार करने लगा। एक दिन राजसभा भरी हुई थी, लेकिन आज युद्ध की नहीं, त्याग की घोषणा होने वाली थी। चंद्रगुप्त ने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। कोई उत्सव नहीं, कोई ढोल नहीं, केवल इतिहास बनता हुआ क्षण। उत्तर की ठंडी हवाएं पीछे छूट गईं। सम्राट अब यात्री था। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त दक्षिण की ओर बढ़ा। यह कोई विजय यात्रा नहीं थी, यह स्वयं से मिलने की यात्रा थी। दक्षिण में एक पवित्र स्थान था, श्रवण बेलगोला। यहां न राजमहल थे, न सेनाएं, केवल पत्थर, मौन और आत्मा। यहीं चंद्रगुप्त रुका। जिस हाथ ने तलवार उठाई थी, अब वही हाथ भिक्षा में फैला। जिसने साम्राज्य चलाया, वह शरीर अब संयम सीख रहा था। यह पलायन नहीं था, यह सबसे कठिन युद्ध था। यहां शब्द कम हो गए, मौन गुरु बन गया। हर श्वास एक उत्तर थी, हर पीड़ा एक स्मरण। चंद्रगुप्त अब सम्राट नहीं, साधक था। इतिहास सिंहासन पर बैठे राजाओं को याद रखता है, लेकिन कुछ लोग इतिहास को छोड़कर अमर हो जाते हैं। चंद्रगुप्त उनमें से एक था। उसने भारत को जोड़ा और फिर स्वयं को छोड़ दिया। श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में अब कोई सम्राट नहीं रहता था। वहां केवल एक साधक था, जिसने जीवन भर दूसरों को दिशा दी। अब वह स्वयं को छोड़ने की तैयारी में था। जैन परंपरा में इसे कहते हैं सल्लेखना। न मृत्यु का भय, न जीवन का मोह, केवल स्वीकार। दिन बीतते गए, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन पहली बार पूर्ण शांति में था। जिसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया, उसने बिना किसी शोर के इस संसार को छोड़ दिया। न कोई युद्ध, न कोई घोषणा, केवल मौन। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजा नहीं था, वह एक विचार था, जिसने भारत को जोड़ा, व्यवस्था दी और यह सिखाया, सच्ची विजय दूसरों को जीतने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। जिसने भारत को सम्राट दिया, उसने भारत को त्याग भी सिखाया। यही था चंद्रगुप्त मौर्य, एक योद्धा, एक शासक और अंत में एक साधक। इतिहास समाप्त नहीं होता,
वह अगली पीढ़ी में जीवित रहता है। रुको रुको, हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।